हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा टारगेट ऑन इंजीनियर पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक नई क्लास लेके। वो है सब्जेक्ट का नाम है हीट एंड मास ट्रांसफ़र। हीट एंड मास ट्रांसफ़र में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन इनके बारे में बात किया था। कंडक्शन में किस वजह से हीट का फ्लो होता है वो देखा था हमने, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे थे। सेकेंड वीडियो में हमने कन्वेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था, कन्वेक्शन में किस अमाउंट में क्या पर्पस होता है हीट फ्लो होने का, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कन्वेक्शन में देखा था और उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे थे। ये तीसरा वीडियो बेटा तभी कारगर है आपके लिए अगर आपने पहले के दोनों वीडियो देखे होंगे। अगर आप दोनों वीडियो उसको देख लेंगे तब हम लोग तीसरे वीडियो की तरफ आएंगे, तो ये लेक्चर पूरी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, पूरी तरीके से ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो आज पहली बार इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं या इस क्लास से जुड़ रहे हैं, वो हीट एंड मास ट्रांसफर के पहले के 2 वीडियो जरूर जाके देखें। उसमें से एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा, एक लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होगी कि कंडक्शन होता कैसे, कन्वेक्शन होता कैसे है, कंडक्शन किन किन बॉडी में कंडक्शन लिया जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी कैसे कैसे वेरी करती है और कन्वेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई हैं विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अच्छा इन द सेंस कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। आसपास जो हमारी चीज़ें हो रही हैं उसको हम अपने इस सब्जेक्ट से कोरिलेट करते हैं और हमने पहले के दोनों वीडियो में ये किया भी है। पहले के दोनों वीडियो में बेटा ये किया भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आप जान जाते हो किसी भी टॉपिक का, जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जान जाते हो तो उसको आप कोरिलेट कर लेते हो, अपने सब्जेक्ट से कोरिलेट कर लेते हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानने के बाद वो वैसी एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, वैसी एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। यानी कि कभी अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में आजकल क्वेश्चंस बड़े लॉजिकल बन रहे हैं। ठीक है, जैसा कॉपी में लिखा होगा, नोट्स में लिखा होगा या बुक में लिखा होगा, डायरेक्टली वैसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। ठीक, लेकिन जब आप एक बार चीज़ों को समझ जाते हो तो फिर वो चाहे क्वेश्चन को जितना तोड़ मरोड़ के घुमा के आपसे पूछेगा, जितना भी तोड़ मरोड़ घुमा के आपसे पूछेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की हालत में रहेंगे। क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। और मेन पर्पज़ ये हमारा ये है कि हम एग्जाम में बैठे और अगर हमने वो टॉपिक कवर किया हुआ है तो उससे क्वेश्चंस हमारे गलत ना हो। टॉपिक कवर्ड नहीं है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर टॉपिक कवर्ड है उसके बाद क्वेश्चन नहीं आ रहा तब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तब बहुत बड़ी बात है। मतलब वो सवाल पैदा कर देगा कि हमारा अब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आपने कोई टॉपिक कवर किया हुआ है, अगर आपने कोई भी टॉपिक कवर किया हुआ है तो उससे अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनता है, उससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनता है तो वो अब आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, वो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, इसकी गारंटी है, उसको उस हिसाब से हमको पढ़ाई करना है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कंडक्शन और कन्वेक्शन के सीख लिए थे। अब हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और ये सारी चीज़ें देख ली, तो क्या एग्जाम में केवल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही काम हो जाएगा? नहीं, वो क्वांटिफाई भी होना चाहिए। क्वांटिफाई मतलब कि किस रेट में हीट का फ्लो हो रहा है वो भी पता होना चाहिए, कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है वो भी पता होना चाहिए। मतलब एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, वो भी पूछा जा सकता है। तो इसको क्वांटिफाई किया था पहले। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे फोरियर, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। क्या कहा था फोरियर ने? फोरियर ने क्या कहा था? फोरियर ने कुछ कहने से पहले कुछ एजम्पशन लिए थे। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फोरियर ने कुछ एजम्पशन लिया था। एजम्पशन क्या था? एजम्पशन लिया था, पहला एजम्पशन था कि जो हीट फ्लो की कंडीशन है वो स्टडी स्टेट है। कौन सी कंडीशन है बेटा? स्टडी स्टेट। और दूसरा यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो को लिया इन्होंने।
यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो को लिया। ठीक है, पहला जंक्शन लिया स्टडी स्टेट, दूसरा लिया इन्होंने यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो, यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो। अब ये स्टडी स्टेट बार बार आप लोगों ने कई सारे सब्जेक्ट में देखा होगा कि ये वाला जंक्शन आता है, स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब अगर पता है आपको, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने पढ़ रखा है स्टडी स्टेट, तो वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे। स्टडी मतलब क्या कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी टाइम के रिस्पेक्ट में ना चेंज हो, टाइम के रिस्पेक्ट में ना चेंज हो। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर जो है हमारा वो टाइम का फंक्शन नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज होगा। ठीक है, जैसा फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन है किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर टाइम इज इक्वल टू t1 पे सेम वेलोसिटी और टाइम इज इक्वल टू t2 पे भी उसी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, तो वो स्टडी फ्लो बोलते हैं। सेम केस यहाँ हीट एंड मास ट्रांसफर में है बेटा, कि यहाँ पे स्टडी स्टेट का मतलब ये है कि जो हमारा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है वो नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। और इन्होंने यूनिडायरेक्शनल लिया, इन्होंने क्या लिया, यूनिडायरेक्शनल ऑफ हीट फ्लो लिया। क्या लिया बेटा, यूनिडायरेक्शनल ऑफ हीट फ्लो, मतलब हीट का जो फ्लो हो रहा है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है। हमने एज्यूम किया कि हीट का फ्लो इस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, हीट का फ्लो इस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो न्यूटन ने, सॉरी फोरियर ने ये बताया, फोरियर ने इसको बताया था सन 1822 के लगभग, 1822 के लगभग। ये सन आपको नहीं रटना है, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे क्या होंगे सन भी रट के बैठ जाएंगे। सन वन कहीं नहीं पूछा जाता, बेसिक कॉन्सेप्ट चीजों का पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ पे सन रटना है, जीएस में। जीएस में खूब सन रटते रहिए, किस सन में कौन सा डिस्कवर हुआ, क्या हुआ, वहां पे पूछेगा अकबर बाबर ये वो लाइन से सारी चीजें वहां से एक्सप्लेन करने को आएंगे कि इनको अवरोही क्रम में लगाइए, इनको आरोही क्रम में लगाइए। तो अनायास कुछ भी चीज ऐसी नहीं दिमाग में बोझ बना के रखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट सिलेक्शन है, कचड़ा नहीं। कि कचड़ा भर लिया दिमाग में और लास्ट में ये कह के गए कि अरे पढ़ा बहुत लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पढ़ते हैं बट सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो नहीं पढ़ते जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला है। वो सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, वो हर वो चीज पढ़ते हैं जो उन्हें लगता है कि ये आ सकता है। लेकिन जब आप पेपर एनालिसिस करते हैं, जब आप खुद उस फेज से गुजरते हैं, तो आपको पता चलता है धीमे धीमे कि जो पढ़ रहे थे उनमें से क्या क्या चीज छोड़ना है। तो ये बताता चलूंगा मैं कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी नहीं है। तो एजम्पशन भी यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, स्टडी स्टेट का मतलब है टेम्परेचर हमारा फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन ने क्या बोला कि जो हीट फ्लक्स होगा, जो हीट फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। जो हीट फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब dt ओवर dx। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर टू द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। हीट फ्लक्स होगा, ठीक। हीट फ्लक्स का क्या मतलब है, हीट फ्लक्स होता है, एक नया वर्ड यहाँ पे निकल के आया, हीट फ्लक्स। ठीक, यहाँ पे देखिए हीट फ्लक्स एक नया वर्ड निकल के आया कि हीट फ्लक्स का मतलब क्या है। हीट फ्लक्स का मतलब क्या है, हीट फ्लो पर यूनिट एरिया, हीट फ्लो पर यूनिट एरिया दैट इज डिफाइंड एज हीट फ्लक्स। हीट फ्लो पर यूनिट एरिया दैट इज डिफाइंड एज हीट फ्लक्स। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, ठीक है, हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोरियर ने ये बोला कि यूनिडायरेक्शनल में जो हीट का फ्लो हो रहा होगा, अगर ये हमने कोई एक स्लैब ले लिया, ये कोई हमने स्लैब ले लिया जिसके थ्रू हमारा हीट का फ्लो हो रहा है, ठीक, इसका ये एरिया ये है जो परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो सरफेस वाला है, परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो सरफेस वाला है। यहाँ से आप लोग इसको देख के समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई भी स्लैब है, जैसे अगर कोई भी पेपर है, तो यहाँ से हीट फ्लो हो रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन से, तो ये वाला एरिया हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हीट फ्लक्स दैट इज इक्वल टू, हीट फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं बेटा, dt ओवर dx। टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं, dt ओवर dx। और हीट फ्लक्स हमें पता है, हीट फ्लक्स हमें पता है कि q डॉट अपॉन a। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं q
इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ए dt ओवर dx। अब क्या है यहां से, अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज k। और ये k क्या है, ये k बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरे हीट एंड मास ट्रांसफर में यूज होने वाली है। k क्या है यहाँ पे, k इज थर्मल कंडक्टिविटी, k इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, k इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, k इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो वो दोनों चीजों को मैंने कंबाइन कर दिया, उसके बाद ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। ठीक, ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। या कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहता है कि फोरियर ने ये बताया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो, इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड रेट ऑफ हीट फ्लो इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वो एरिया जो कि परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो है, परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब भी वही इक्वेशन बनने वाली है, तब भी वही इक्वेशन बनने वाली है। अगर प्रोपोर्शनलिटी हम लोग बाद में हटा देते हैं तब भी यही इक्वेशन बनने वाली है। तो दोनों तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। पहला चीज वहां से भी डायरेक्ट आ जाएगा। या एग्जाम में कभी दिया रहा है कि हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, क्यू डॉट यहाँ पे रेट बता रहा है, रेट, कि रेट ऑफ हीट फ्लो हमेशा हीट एंड मास ट्रांसफर में मैंने बताया था आपको कि रेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रेट की बात करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है। पहला लेक्चर में जाके देखिए, मैंने वहां पे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि क्या डिफरेंस है हीट थर्मोडायनेमिक्स में जो यूज हो रही है और जो HMT में यूज हो रही है, हीट एंड मास ट्रांसफर में। वहां इक्विलिब्रियम स्टेट कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे किस रेट से इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंच रहा है वो कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। तो रेट ऑफ जो हीट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होगा एरिया। जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, तो एक कांस्टेंट आएगा। दैट कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट होगा बेटा वो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल होगा, वो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल होगा। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने बताया था। अब कितना हीट फ्लो हो रहा है, कितना हीट फ्लो हो रहा है वो हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी दे दे, अगर उसका एरिया दे दे जिस स्लैब के थ्रू हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट दे दे, तो हम रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल लेंगे, हम रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल लेंगे। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं हम वो देखते हैं। ये कहने को तो एक इक्वेशन है, ठीक है, कहने को तो ये एक इक्वेशन है, लेकिन अपने आप में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारी चीजें इसमें से बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या था, k dt ओवर dx। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इसमें ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अभी अभी हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ रखा है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, और अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो कराना है तो उसको बाहर से सहायता देना पड़ेगा, जैसे रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में होता है। लेकिन बाय नेचर अगर देखा जाए, नेचुरल वे क्या है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा था, हमारा ये जो केस था, यहाँ पे था T1 और यहाँ पे था T2, यहाँ पे था T1 और यहाँ पे था T2। ठीक है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तभी यहाँ से हमारी हीट फ्लो हो रही है, तभी यहाँ से हमारी क्या हो रही है बेटा, हीट फ्लो हो रही है, तभी यहाँ से हमारी हीट फ्लो हो रही है। अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 नहीं होता, ठीक है, तो हमारी हीट फ्लो नहीं होती इस सरफेस से इस सरफेस पे। अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 होता, अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 होता तो क्या होता, हीट इधर से फ्लो होना शुरू हो जाती,
हीट इधर से फ्लो होना शुरू हो जाती। और अगर दोनों साइड के टेम्परेचर बराबर हो गए, दोनों साइड के टेम्परेचर बराबर हो गए तो क्या होता, दोनों साइड के टेम्परेचर बराबर हो गए तो क्या होता, तो हीट नहीं फ्लो होती, क्योंकि वो पहले से इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुकी है। तो हीट का फ्लो होना मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, इस केस में। अब देखिए निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम x की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, जैसे जैसे x की डायरेक्शन में बढ़ेंगे टेम्परेचर की वैल्यू घटती चली जाती है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखो जब x की वैल्यू बढ़ रहे हैं, अगर x इज इक्वल टू 0 हम लोग इसको मान लेते हैं, इस वाले एंड को x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और x इज इक्वल टू L की तरफ जब जा रहे हैं, A से B की तरफ जब जा रहे हैं, तो टेम्परेचर की वैल्यू घट रही है, और घटना चाहिए, घटेगी नहीं तो हीट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है। टेम्परेचर इस साइड का कम होगा तभी तो हीट फ्लो इस A से B की तरफ जाएगा, तभी हीट फ्लो A के से B की तरफ जाएगा। तो निगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है, निगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ x, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x द टेम्परेचर विल डिक्रीज। ये पूछा गया था, क्या शो करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, ठीक है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। क्या कहने का मतलब हुआ, क्या कहने का मतलब हुआ कि निगेटिव साइन ये शो करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। क्लियर है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है कि अब सोचिए कोई ये सोच सकता था बेटा कि ये निगेटिव साइन से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक, कि फोरियर तो कह के चले गए, फोरियर तो कह के चले गए, लेकिन उसके बाद इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो भी हमें आना चाहिए। वो निगेटिव ऐसे उन्होंने नहीं लिख दिया था कि निगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस निगेटिव का कुछ मतलब था, उस निगेटिव का कुछ मतलब था। तो निगेटिव का यही मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, और घट रहा है टेम्परेचर हमारा, घट रहा है टेम्परेचर हमारा, घट रहा है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्या पूछता है इसमें, नेक्स्ट क्या पूछता है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में और एक चीज आई थी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ k, व्हाट इज द, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो अभी हमने देखा कि Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स है, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स है। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो ये बताएगा कि कितनी आसानी से हीट का फ्लो हो रहा है, कितनी आसानी से हीट का फ्लो हो रहा है। तो इस इक्वेशन से हमने ये देखा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है। अब इस जो इक्वेशन डराइव होके आई है इसको डिकोड करते हैं, उसको डिकोड करते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा हीट फ्लो कराएगा। K की वैल्यू जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हीट का फ्लो बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा हीट का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि हमने देखा था कि मेटल में नॉन मेटल के केस से ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है, मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल के केस में ज्यादा होती है, इसीलिए उसमें हीट का फ्लो भी मेटल में बहुत तेजी से होता है, हीट का फ्लो भी मेटल में बहुत तेजी से होता है इन रिस्पेक्ट टू नॉन मेटल, ठीक है। और प्योर मेटल का अगर कंपैरिजन किया जाए, मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो नॉन मेटल से ज्यादा होगी, वो नॉन मेटल से ज्यादा होगी। और दूसरी मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल से ज्यादा होगी। दूसरी, अगर कोई प्योर मेटल है वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी एलॉइंग एलिमेंट से ज्यादा होगी,
एलॉइंग एलिमेंट से ज़्यादा होगी, एलॉइंग एलिमेंट से ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर के प्योर आयरन की बात की जाए, प्योर आयरन की बात की जाए तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी स्टील से कहीं ज़्यादा होगी, या के कॉपर की बात की जाए तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ब्रास से कहीं ज़्यादा होगी, ब्रास से कहीं ज़्यादा होगी। ठीक है, ब्रास से कहीं ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल्स होंगे उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल, या कोई अगर प्योर मेटल है और कोई एलॉइंग एलिमेंट है, अगर कोई प्योर मेटल है और कोई एलॉइंग एलिमेंट है तो प्योर मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी एलॉइंग एलिमेंट से ज़्यादा होगी। इसमें एक एक्सेप्शन की बात आई थी जब नॉन मेटल की हम लोग बात कर रहे थे, थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, जिसमें डायमंड वगैरह आते हैं। ठीक है, डायमंड वगैरह आते हैं जिसमें उनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी लगभग 2200 के आसपास रहती है, लगभग 2200। अभी यूनिट बताऊंगा, यूनिट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिट अभी निकाला नहीं है। यूनिट डायरेक्टली बोल दूंगा तो हो सकता है आधे लोगों के सर से अभी हवा उड़ जाए। ठीक है, तो अभी उस पर भी आएंगे हम लोग, उस पर भी आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस मटेरियल की जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो उतना ज़्यादा हीट का फ्लो कराएगा, वो उतना ज़्यादा हीट का फ्लो कराएगा, और जिस मटेरियल की जितनी कम थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो उतना ही कम हीट का फ्लो कराएगा। यानी कि जो भी इंसुलेटर होंगे, सोच के देखिए, जो भी इंसुलेटर होंगे उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, पॉइंट में रहती है। ठीक है, पॉइंट में रहती है। और जितने आपके जो मेटल्स हैं इनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 300, 400, 200 इसके रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे यूनिट की, अब हम लोग बात कर रहे थे यूनिट की। अब यहाँ देखिए यूनिट कैसे निकाला जा सकता है, सब की यूनिट लिख दीजिए और जिसकी यूनिट हमें चाहिए उसको छोड़ दीजिए। इक्वेशन में सब की यूनिट लिख दीजिए। तो Q की यूनिट क्या है, Q डॉट की यूनिट क्या है, वॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस के। ठीक, यूनिट लिखना है तो नेगेटिव साइन केवल ये बताने के लिए है कि जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स। तो Q के ए की यूनिट क्या है, ए की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में, एक्स की यूनिट dx डिस्टेंस है, मीटर। तो यानी कि जो K की यूनिट बन गई वो क्या बन गई, वॉट पर मीटर केल्विन। K की जो यूनिट बन गई बेटा वॉट पर मीटर केल्विन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी गई हैं कि K इज इक्वल टू वॉट पर मीटर केल्विन, K इज इक्वल टू वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो वॉट पर मीटर केल्विन। गलती कहाँ पे होती है, गलती कहाँ पे होती है, क्यों ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, क्यों एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि बच्चे गलत करके आ रहे हैं। गलत क्या कर दे रहे हैं कि अभी तक जो भी हीट पढ़ा उन्होंने हर जगह जूल में रखा है चीजों को। किस में रखा है, जूल में रखा है। और HMT के केस में भी वो जूल में रख देते हैं, HMT के केस में भी वो किस में रख देते हैं, जूल में। जबकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरे हीट एंड मास ट्रांसफर में काम आने वाली है और आपके कंपटीशन में काम आने वाली है, कि ये हीट ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर है मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है किसी पर्टिकुलर रेट से, मतलब जूल पर सेकंड रखेंगे। क्यू की जगह क्या रखेंगे, जूल पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू के मीटर स्क्वायर केल्विन अपॉन मीटर। तो जूल पर सेकंड होता है वॉट, वॉट पर मीटर केल्विन। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा, पहला लेक्चर देखा होगा तो इसकी यूनिट बिल्कुल सही निकाल ली होगी। और जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा उनको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि ये सर हीट की यूनिट आपने वॉट में रख दिया है, जो कि पावर, एक तरीके से पावर है। ठीक है, जूल पर सेकंड में रखी गई है यूनिट, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड मतलब वॉट, जूल पर सेकंड मतलब क्या होता है, वॉट। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। क्यों रखना है वॉट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ये हीट एंड मास ट्रांसफर है। ठीक है, हीट एंड मास ट्रांसफर है। वो कंफ्यूज करता है बार बार आपको और आप बार बार उसको गलत करते हो, कंफ्यूज करेगा बार बार और बार बार आप उसको गलत करेंगे। ठीक है, बार बार आप उसको गलत करेंगे। लेकिन अब आज के बाद वो यूनिट वाला क्वेश्चन सही होना चाहिए, आज के बाद यूनिट वाला क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ से, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई।
तो इस इक्वेशन से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देख लिया, ठीक है। दूसरी चीज हमने देख ली कि Q हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी है, तो जिस मटेरियल का जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो उतना ज्यादा हीट फ्लो कराएगा, वो उतना ज्यादा हीट फ्लो कराएगा, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के बाकी मटेरियल के बीच में रिलेशन क्या होते हैं, मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो नॉन मेटल से ज्यादा होगी, और प्योर मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो एलॉइंग एलिमेंट से ज्यादा होगी, वो एलॉइंग एलिमेंट से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, वो एलॉइंग एलिमेंट से ज्यादा होगी। तो अगर कभी थर्मल कंडक्टिविटी को ऐसे सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, सीक्वेंस में हर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हम मेमोराइज नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। तो अगर बेसिक चीजें पता है कि मेटल की ज्यादा है, नॉन मेटल की कम है, प्योर मेटल की ज्यादा है, एलॉइंग की कम है, या जो एक्सेप्शन है उनके बारे में थोड़ा सा पता है, तो हम चीजों को सीक्वेंस से लगा लेंगे। एग्जाम ऐसे ही निकलता है, ठीक है। हर चीज वहां पे कि डेटा वाइज नहीं मेमोराइज करके चले जाना है, एग्जाम समझ के ही निकलेगा, एग्जाम समझ के ही निकलेगा। जब आप चीजों को समझ जाएंगे तो फिर कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, चीजों को समझ जाएंगे तो फिर कभी नहीं बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि टेम्परेचर ड्रॉप का थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, टेम्परेचर ड्रॉप का थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप का थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। What is the effect on temperature? What is the effect on temperature drop of slab? Of slab की बात अगर हम लोग सिंपल करें, what is the effect on temperature drop of slab due to thermal कंडक्टिविटी। तो क्या मतलब हुआ इसका, एक कोई एलिमेंट ये है और एक कोई आपको स्लैब दे रखा है, ये T1 T2, ठीक है, T1 T2, इसका दे रखा है K1 और इसका दे रखा है थर्मल कंडक्टिविटी K2। अब एक कंडीशन है बेटा कि K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 इज ग्रेटर देन K2। अब अगर ये केस बना के दे दिया उसने आपको, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, और ये केस बना के दे दिया और पूछा कि किसमें टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होगा, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, किसमें टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होगा, किसमें टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होगा, ठीक है, सारी चीजें सेम है, dx वगैरह सब कुछ सेम है, किसमें टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होगा वो हमें पकड़ना है, ठीक। और एक रिलेशन दे रखा है K1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रेटर देन K2। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, अरे हम बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, बट उसको अप्लाई नहीं करते, बहुत कुछ जानते हैं बट उसको अप्लाई नहीं करते, लेकिन आज के बाद अप्लाई भी करेंगे, सीखेंगे भी और एग्जाम भी निकालेंगे, ठीक है। क्या जानते हैं हम कि Q इज इक्वल टू -K dt/dx, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, dt/dx। तो यहां से देखिए कि अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, Q की वैल्यू सेम है, dx की वैल्यू सेम है, एरिया की वैल्यू सेम है, तो dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, ठीक है, dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k। तो एक ये जो रिलेशन लिख के आ गया ना, ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है, ये जो चीजें लिख के आ गई हैं वो अपने आप में बहुत कुछ चीजें बता रही हैं। क्या बता रही हैं, ये क्या बता रही हैं कि जिस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसका dt कम होगा, dt कम कब होगा, dt कम कब होगा, जब इनका डिफरेंस कम होगा, मतलब कि अगर इनका डिफरेंस कम है तो यानी टेम्परेचर ड्रॉप कम है ना, डिफरेंस अगर कम है तो टेम्परेचर ड्रॉप कम है, मतलब अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये अगर 50 डिग्री सेल्सियस और ये 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो डिफरेंस कम, 50 में से 30 गए मतलब 20 बचा, इसमें 50 में से 10 गए मतलब 40 बचा, तो dt की वैल्यू कम मतलब डिफरेंस कम हो गया, मतलब कि टेम्परेचर ड्रॉप कम हो गया। अगर ये 40 होता
तो टेम्परेचर ड्रॉप और कम होता। अगर ये 45 होता तो टेम्परेचर ड्रॉप और कम होता। समझ में आ रहा है कि dt मतलब क्या, dt मतलब क्या कि डिफरेंस कम, डिफरेंस मतलब टेम्परेचर ड्रॉप कम है। डिफरेंस कम मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप हो रहा होता, टेम्परेचर अगर ज्यादा ड्रॉप हो रहा होता तो ये कहीं यहां बन रहा होता, टेम्परेचर अगर ज्यादा ड्रॉप हो रहा होता तो ये कहीं यहां बन रहा होता, तो हमारा जो डिफरेंस आता 50 माइनस ये वाला T2 आता, ये वाला T2 आता। समझ में आ गया, ये वाला T2 आता। कहने का मतलब ये है कि अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो dt की वैल्यू कम, और dt की वैल्यू कम है मतलब कि टेम्परेचर ड्रॉप कम है। dt की वैल्यू कम है मतलब कि टेम्परेचर ड्रॉप कम है बेटा, टेम्परेचर ड्रॉप कम है। ये बहुत बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है कि जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर ड्रॉप कम होगा, यानी वो उतनी ही आसानी से हीट के फ्लो को करा देगा। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी क्या है, जो सहायता कर रही है हीट को एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचाने के लिए, एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो मतलब आसानी से हीट वहां पे पहुंच जा रही है, टेम्परेचर ड्रॉप उस हिसाब से हो ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसका dt कम होगा। dt कम मतलब टेम्परेचर ड्रॉप कम है, ये डिफरेंस है। ये बेटा dt क्या है, डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। तो टेम्परेचर ड्रॉप कम है, क्या है ये, डिफरेंस है, टेम्परेचर ड्रॉप कम। तो ये कम मतलब T2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है तभी तो ये डिफरेंस कम आ रहा है, T2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है तभी ये डिफरेंस कम आ रहा है। तो वो चीज हमने देखी इस रिलेशन से। अब इस केस में देखिए K2 की वैल्यू है कम, K2 की वैल्यू है कम, तो K2 की वैल्यू कम है यानी कि ये वैल्यू ज्यादा होगी। सेकंड वाले केस में ये वैल्यू ज्यादा होगी। ये वैल्यू ज्यादा कब होगी, ये वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब T2 की वैल्यू कम होगी। T2 की वैल्यू कम हो रही है मतलब कि टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा हो रहा है। T2 की वैल्यू कम हो रही है मतलब टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, तभी तो ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है T1 माइनस T2। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, क्वेश्चन देखो कहीं से भी पूछ रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर ड्रॉप उतना ही कम होगा, उसका टेम्परेचर ड्रॉप उतना ही कम होगा। और जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जितनी कम होगी उसका टेम्परेचर ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी कि अगर इंसुलेटर और प्योर मेटल की बात की जाए, थोड़ा सा कोरिलेट करिए, इंसुलेटर और प्योर मेटल की बात की जाए तो हमें पता है कि प्योर मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो अगर यहाँ पे एक एंड पे गर्म होगा, मान लो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है इस एंड पे 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाएगा इन केस ऑफ प्योर मेटल। बट अगर ये इंसुलेटर का है, इंसुलेटर का जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ 50 भले ही मेंटेन कर दो, वो हीट के फ्लो को होने ही नहीं देगा, होने ही नहीं देगा। तो मतलब इस बॉडी का अपने आप टेम्परेचर कम हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 5 डिग्री 2 डिग्री या 4 डिग्री बने। समझ में आ गया, तो यानी कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो और वैसे भी सोच सकते हो, बाई न्यूमेरिकल भी सोच सकते हो कि जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ही कम उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ठीक है, उतना ही कम उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। उल्टा हम सोचते हैं इसलिए एग्जाम में फंस जाते हैं। और जिस मटेरियल की जितनी कम थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जितनी कम थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा। वर्ड को पकड़िए, टेम्परेचर ड्रॉप होगा। टेम्परेचर ड्रॉप होगा मतलब दूसरे साइड का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा कम होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, कम होगा। तो ये सारी चीजें थी जो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से रिलेटेड थी, जिससे आपके क्वेश्चंस बन सकते थे, जिससे आपके क्वेश्चंस बन सकते थे। अब इस इक्वेशन को हमने देखो पूरा डाइसेक्ट कर दिया, पूरा तोड़ मरोड़ के सारी चीजें हम लोगों ने जान ली है, पूरा तोड़ मरोड़ के सारी चीजें जान ली है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सारी चीजें जान गए हो इसमें, ठीक है, सारी चीजें हम लोग जान गए हो, तो फिर क्या है कि अब कहीं से भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए वो हम कर लेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आए वो हम लोग कर लेंगे। क्लियर है, हाँ या नहीं? ठीक है, क्लियर है। अब यहां से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, यहां से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और एक ये भी रिलेशन, ये भी क्वेश्चन में है कि थर्मल कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, टेम्परेचर ड्रॉप। थर्मल कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, टेम्परेचर ड्रॉप। ठीक है, तो एक
एक क्वेश्चन है जैसे ठीक है, ये दो स्लैब है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2, ठीक है, दो स्लैब है XX, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। हीट फ्लो भी जो हो रहा है सीरीज के केस में सेम रहेगा, हीट फ्लो भी जो हो रहा है सीरीज के केस में सेम रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर है, मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे है T2 और यहाँ पे है T3। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर इफ, क्वेश्चन क्या है कि इफ K1 by K2, if K1 by K2 is in ratio of 3:2, if K1 by K2 is in ratio of 3:2, अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, then what will be ratio of temperature, then what will be ratio of temperature drop across the slab, तो across the slab टेम्परेचर ड्रॉप क्या होगा, यानी कि आपसे वो पूछ रहा है कि पहले का है T1 माइनस T2, ठीक है, और दूसरा है T2 माइनस T3। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा T1 पहले वाले केस का अपॉन डेल्टा T2 दूसरे वाले केस का, और क्या लिख सकते हैं DT1 पहले वाले केस का DT2 सेकेंड वाले केस का, ठीक है। इसका हमने मान लिया कि टेम्परेचर ड्रॉप DT1 है, इसका मान लिया DT2 है, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो अब क्वेश्चन देखते ही आधे लड़के घबरा जाएंगे, अरे ये क्या पूछ लिया, दो स्लैब का क्वेश्चन पूछ लिया, ये सारी चीजें पूछ लिया है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक, कैसे सॉल्व होगा, तो विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आप कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब सारी चीजें सेम है तो Q इज इक्वल टू KA dt ओवर dx, और दूसरा इक्वेशन लगाएंगे Q इज इक्वल टू KA dt ओवर dx। मतलब कि सीरीज का केस जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि कैसे हीट का फ्लो सेम रहता है, क्या चीज रहती है। लेकिन विदाउट उसके भी आप दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि वी नो दैट अभी हमने पढ़ा कि जो dt होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k होगा। dt होगा, किसी भी एक स्लैब का जो dt होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k होगा, मतलब व्यक्त क्रमानुपाती थर्मल कंडक्टिविटी के होता है। तो यानी कि जितना इसका रेशियो है, सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि dt1 अपॉन dt2, अगर t1 की बात करेंगे तो नीचे आ जाएगा k1, यानी कि k2 बाई k1। प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट आ जाएगा तो कांस्टेंट दोनों में कट जाएगा, तो k2 बाई k1 क्या है 2/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? 5 सेकंड भी नहीं लगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 5 सेकंड भी नहीं लगता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो ऐसा लगेगा कि अरे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब कैसे सॉल्व करें, इसको पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये सारे थॉट्स दिमाग में आने लगेंगे। तो यानी कि कभी भी ऐसा अगर दे दे तो तुरंत ये वाला रिलेशन दिमाग में रखना है और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं रखना है दिमाग में अगर ये है कि टेम्परेचर का जो ड्रॉप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी होता है, मतलब जो थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो दिया होगा टेम्परेचर ड्रॉप उसका उल्टा आना है। तो ओरली सॉल्व हो जाएगा कि अगर उसने थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो 3:2 दिया है तो आंख बंद करके टेम्परेचर ड्रॉप 2/3 मार दो, जस्ट उल्टा, क्योंकि हमें रिलेशन पता है, वहां तक भी नहीं जाना है। एक बार अगर रिलेशन पता है तो आंख बंद करो और आंख बंद करके ऐसे 2/3 जहां भी है वहां टिक मार दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो तैयारी ऐसी करनी कि आंख बंद करें तब भी आंसर सही लग जाए, लेकिन वो तभी होगा जब कॉन्सेप्ट वाइज आप काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग हो जाएंगे तभी ऐसे क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं। ये लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये है मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मेहनत करना है, साथ में लगातार जुड़े रहना है, जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनको देखिए, और किसी भी टाइप की अगर किसी को इंक्वायरी करनी है तो नीचे दिए गए जो नंबर हैं उन पे आप डायरेक्ट कॉल करिए और सारी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।